बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द न्यू एंड एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टॉक शो विद सलमान प्राचा। और मैं अपने तमाम नाज़रीन इकराम को एक दफ़ा से फिर खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज सी पैक इज अ गेम चेंजर और नॉट, यस और नो। अच्छा, क्योंकि हमने सी पैक के बारे में बहुत कुछ सुना कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पूरी एक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड का इकोनॉमिक फ्रेम चेंज हो जाएगा और खास तौर पे हमारे एरिया सब कॉन्टिनेंट का पूरा इकोनॉमिक फ्रेम चेंज होगा। तो इससे मुतल्लिक जो है वो हमने आज जिन शख्सियत को हमारे पास दावत दी है, उनका तारुफ बहुत लंबा तारुफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं दरिया को कूजे में बंद कर सकूं। हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है वो फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सीपैक थे। और उसके बाद ये जो है वो इससे पहले डिप्लोमेट एज एन डिप्लोमेट सर्व किया इन्होंने, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन बीजिंग इन चाइना। और इसके अलावा अब आजकल ये जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्टडीज में जहां सी पैक का सेल है उसके ये एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है। तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। आप तशरीफ लाए हमारे शो में और आपने आज जो है वो हमारे शो को रौनक बख्शी है। थैंक यू वेरी मच सर। एक चीज आपने बड़ी क्रिटिकल मिस कर दी कि आजकल मैं हूँ सीईओ खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके। जी जी जी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ जी। तो सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है वो बड़ा ही कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाला और आप आज हमारे पास तशरीफ लाए। सर, पहला सवाल मेरा आपसे सी पैक के हवाले से ये है कि एक आम इंसान की जिंदगी पे सी पैक ने क्या असर अंदाज करना है, क्योंकि शायद लोगों का ये ख्याल है कि सी पैक जो है वो एक आम इंसान की जिंदगी पे कोई बहुत बड़ा असर अंदाज नहीं करने वाला। ये सिर्फ दो कौमों के बीच में या दो नेशंस या चाइना को सिर्फ ये सपोर्ट करने वाला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा पाकिस्तान से। नहीं, देखिए, जो नेचुरली एक नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा जो होता है उसके अंदर एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक फिगर आउट करती है कि किस तरह लेस डेवलप्ड एरियाज या वो एरिया जहाँ पर वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं उनको किस तरह पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके जाया जाए और वो मसाइल जिसका वो शिकार रहते हैं उनको दूर किया जाए। अब उसका और इसके लिए नेचुरली आपके पास एक थोड़ा सा मेरा आंसर लंबा होगा काइंडली, क्योंकि ये बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपके पास एक मॉडल तो आपके साथ है, चाइना का मॉडल, जिसने अपने एक शॉर्टर पॉसिबल टाइम में 30 साल में एक इकोनॉमिक ऐसी ग्रोथ दिखाई जो अनप्रेसिडेंटेड थी ह्यूमन हिस्ट्री में। तो एक तो एस्पेक्ट ये है कि हम जो सी पैक के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर एनर्जी आता है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, तो लर्निंग वाइज हम एट अ लीडरशिप लेवल, एट अ गवर्नमेंट लेवल उनसे सीख सकें। एक तो ये एस्पेक्ट, एक वही मॉडल अपने अपने कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसको एम्यूलेट कर सकें। अब सवाल है कि किस तरह ये आम आदमी पे इम्पैक्ट करेगा। तो वो इस तरह है कि पहला इम्पैक्ट तो आपने बिजली का देखा है। आपने देखा है कि पिछले 3 सालों में जब बिजली आई और बाय 2025 जब आपके पास 11,000 मेगावाट आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी इंशाल्लाह, और मोस्टली हाइडल से और आएगी या थर्कोल से, जो कि हमारे इंडिजिनस सोर्सेज हैं। तो एक तो बिजली की फराहमी अभी आसान होगी। अभी हमने रमज़ान गुजारा है कुछ अर्सा पहले, वो उसका एक क्लियर इम्पैक्ट है। इसके अलावा ये कि जब आप इंडिजिनस सोर्सेज यूज़ करेंगे, अपने लोकल सोर्सेज को बिजली बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो बिजली की कीमत में भी कमी आएगी। फिर आपकी जो एनर्जी बास्केट होती है उसमें आपकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ज़हन में रखते हुए वो भी सिक्योर होती है। जब आप डिपेंडेंस आपकी बाहर से आने वाली एनर्जी सोर्स पे कम होती है और आपकी लोकली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा होती है, तो फिर आपकी एक सिक्योरिटी वाइज ये एस्पेक्ट भी केटर होगा। अब ये हो गया बिजली के लिहाज से एस्पेक्ट। अब हम आते हैं सोशल इकोनॉमिक के लिहाज से। अभी चाइना के साथ विद इन सी पैक एक MOU साइन हुआ है जो कि सी पैक का हिस्सा है,
जिसमें और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर के दौरे में, उसके बाद हुआ कि 3 बिलियन US डॉलर को जो है 1 बिलियन US डॉलर को 3 साल के अंदर डिवाइड किया जाएगा। अब उसके अंदर 3-4 चीजें हो रही हैं जो कि बड़ी फिनोमिनल है। एक तो ये कि आपके तमाम सूबों के अंदर बर्न सेंटर बन रहे हैं। इसके अलावा एक HEC का प्रोजेक्ट हो रहा है, और आजकल के तनाजुर में कोविड में ये वोकेशनल और हायर एजुकेशन का ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का, जिसमें आपके रूरल और अर्बन यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट किया जा रहा है, वो हो रहा है। तीसरा, एग्रीकल्चर में डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स बन रहे हैं जहां पर आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है जो कि एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। और चाइनीज ने हमसे सिर्फ ये कहा है कि आप वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बता दें जिसमें आप ये ट्रेनिंग चाहते हैं, जिस तरह डेट्स हो गई समझ लें बलूचिस्तान में, या KP के अंदर कुछ एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, सिंध के अंदर हैं, पंजाब के अंदर। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो हमारी कॉर्पोरेशन है उसके अंदर फुट एंड माउथ फ्री जोन बन रहा है भावलपुर के एरिया में। तो ये तमाम चीजें, ये चाहे आप लाइफ स्टॉक की बात कर लें, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर लें, या एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री की बात कर लें, जो इस बिजली की फराहमी की वजह से होगी, वो इंडस्ट्री जो चलेगी बिजली की वजह से, उसका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो आम आदमी पे आता है ना। चाहे वो मिडिल टीयर मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन हो या लोअर मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन हो, जहां भी हो इसका फायदा तो वही होगा। और बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना ही मकसद होता है ना इकोनॉमिक ग्रोथ का, और मेरा ख्याल है कि CPEC ये मौका फराहम कर रहा है। सिमिलरली जो अब जो आ रहा है, और क्योंकि मैं क्लोजली एसोसिएट हूँ खैबर पख्तूनख्वा में उसके साथ, वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, जिसमें अगर हम अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अच्छी तरह टेलर कर लें और ऐसे अट्रैक्टिव मराहत दे सकें जो कि हमारे कंपेटिटर से बेहतर हों या उनकी तरह ही हों, और उनको यूटिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि 4 लाख के करीब जॉब सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आ सकती है। चाहे वो रशाकाई का हो, चाहे दाबिजी का हो, फैसलाबाद का हो, मुकद्दास हो, या मोहम्मद मालबर सिटी हो, या इस्लामाबाद के अंदर IT बेस्ड वर्टिकल इकोनॉमिक जोन हो। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आ रहा है। अगर मुझे कोई ये कहे कि इससे आम आदमी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है, मेरे ओपिनियन में वो गलत है। बिजली जो आ रही है उसका हम सब पे, आम आदमी या खास आदमी सब पे उसका इम्पैक्ट है। इसी तरह अच्छा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। जी जी। और लास्टली जो अच्छा इम्पोर्टेंट है, एक लास्ट, बस मैं इस बात को खत्म करूंगा, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मुल्तान सक्कर हो या हवेलियां थाकोट हो, या आपको एक नए हवेलियां थाकोट की मैं बात कर लेता हूँ, KP में है और उसके साथ है। उससे आप जब मानसेरा से कनेक्ट होते हैं, फर्दर आप आगे जाएंगे KKH के साथ, तो आपका एक नया टूरिज्म कॉरिडोर बनेगा। और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूरिज्म से बेहतर कोई सेक्टर नहीं हो सकता। सिमिलरली जब आप इतनी कन्वर्जेंस होगी आपकी और चाइना में और दुनिया में, हर आदमी कोशिश कर रहा है कोविड के बाद और कोविड से पहले, नेचुरली कोविड में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, कि चाइनीज टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि उनके पास स्पेंडिंग पावर इस वक्त ज्यादा। तो अगर आप इसी तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ से साउथ क्रिएट कर लें जो कि चाइना के बॉर्डर पे जाते हैं, और अगर आप वही टूरिस्ट सिर्फ अट्रैक्ट कर लें जो चाइनीज वेस्टर्न कॉरिडोर के हैं और वेस्टर्न रीजन के हैं, तो आप इमेजिन करें कि आपके पास कितनी टूरिज्म आएगी। नेचुरली हमें तैयारी करनी है, और टूरिज्म डायरेक्ट, एक टूरिस्ट जो है वो 5 जॉब्स क्रिएट करता है। अच्छा, मेरा आपसे ये जो एक बड़ा अहम सवाल जो आपने बीच में भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मेरा उससे आपसे मुतल्लिक ये सवाल है कि ये एक बहुत अजीबो-गरीब किस्म की कॉन्स्पिरेसी या तो थ्योरी बन गई, या एक बहुत बड़ी अजीब किस्म की कन्फ्यूजन हो गई कि ये कहा जाता था कि CPEC के जो भी प्रोजेक्ट है उससे पाकिस्तानी आइडेंटिटी नेशनल्स को जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही जितनी ज्यादा चाइनीज ने खुद ही अपने लोगों को जॉब्स दी हैं। यानी कि उसकी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जॉब इंडस्ट्री के ऊपर कोई खास नहीं पड़ा। देखिए, ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, से चाइना में आप जाके कोई प्रोजेक्ट करते हैं, और लेबर अगर आप यहाँ से लेके जाएंगे
तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी बढ़ जाएगी। आपको यहाँ से लोग लेके जाने पड़ेंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी लिविंग, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हाउसिंग, इतना टाइम वो है। या उसके अगेंस्ट अगर आपके पास चीप लेबर है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें पाकिस्तान के पास अच्छी एक्सपर्टीज है, पूरे मिडिल ईस्ट में हमारे लोग जाके काम करते हैं, मैं उनको एम्प्लॉय करूंगा या चाइना से स्पेशली लेकर आऊंगा? ये टेक्निकली गलत नोशन है ना। अब इसको अगर हम चले इससे जनरल एकेडमिक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो आपके जितने भी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर आपकी एनर्जी जो काउंसिल है उसकी रिक्वायरमेंट है कि 70% जो इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तानी होने चाहिए। तो जब एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू किए गए सर, तो उसमें हमारे पास कोल फायर्ड प्लांट के लिए एक्सपर्टीज जरा कम थी। तो फिर चाइना में इंजीनियर्स को भेजा गया, वो ट्रेनिंग करके आए इंक्रीमेंटली फेज बाय फेज, और वो आके फिर एम्प्लॉय हुए। तो अब हमारे पास तकरीबन 62% जो ह्यूमन रिसोर्स है एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में वो पाकिस्तानी है। वेयर एज इंफ्रास्ट्रक्चर में चूंकि हमारे पास पहले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तकरीबन 78-79%। और ये अगर आप सीपेक की प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो ये कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। इवन के उन्होंने एक बहुत अच्छी सीपेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने एक बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट आउटलुक की पूरा एक स्टडी करके दिया हुआ है टिल 2030। और आप इमेजिन करें इंशाल्लाह कि अगर इस साल ML1 पे नवी जेसीसी 10वीं जेसीसी में साइन हो जाता है, तो एक रेलवे का प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन 1200 किलोमीटर का है, वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अभी बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की मैंने अभी बात नहीं की, वो इससे भी कहीं ज्यादा होगी, एटलीस्ट 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज गलत है। अब आई थिंक एज प्रोफेशनल हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे ज्यादा या नैरेटिव बिल्डिंग की तरफ ज्यादा ध्यान एटलीस्ट प्रोफेशनली मैं नहीं देता, क्योंकि मेरा काम है एक प्रोजेक्ट पे काम करना, उसके कंस्ट्रेंट्स के में दरमियान में रहते हुए काम करना। आपकी बात एक लिहाज से मैं इस तरह दुरुस्त करता हूँ कि इस पे नैरेटिव बिल्डिंग को और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो दुरुस्त है। मेरा जाती ये ख्याल है कि जो वेस्ट के अंदर बहुत सारी क्रिटिसिज्म आती है गाय बगाए, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जनरेट की जाए या वो डेट ट्रैप जनरेट किया जाए, उसके पीछे उनका मकसद होता है वो सीपेक शायद डायरेक्टली नहीं होता, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है। ये मैं आपसे बड़ा फ्रैंक बात कर रहा हूँ, और परहैप्स उसकी वजह से वो जो क्रिटिसिज्म आपको एट अ फ्रीक्वेंसी नजर आता है। मैंने एक स्टडी की थी ऑन मीडिया रिपोर्ट्स जो कि सीपेक के बारे में, तो 2017 के बाद से देयर वाज अ कंप्लीट देयर वाज सर्च in reports against BRI on the western media, whereas हमारे domestic media ने बहुत रिस्पॉन्सिबली उसको एड्रेस किया, उसको पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को समझते हुए, एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को समझते हुए उसमें बहुत ज्यादा अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरा बात ये कि अगर प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और उसमें कोई भी एक्सपर्ट समझता है, चाहे वो मीडिया को रिप्रेजेंट करता हो या अदरवाइज प्रोफेशनली, और वो अपने लिहाज से कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट देता है, तो आई थिंक उसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इस सिलसिले में। ठीक है। अच्छा, आई थिंक we should not be too concerned about what media is saying. We should be realistic and it should be based on our literature review. अगर हम थोड़ा सा वेबसाइट्स जाएं, और मैं आपको बताऊं कि वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है जब से डिजिटाइजेशन आई है। आप हर मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट होती है। फॉर एग्जांपल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आप देखें तो नेपरा की वेबसाइट में जाए तो कंप्लीट उसका मॉडलिंग की होती है कि कैसे इसका रेट डिटरमिन किया गया है, कैसे इन प्रोजेक्ट को IRR दिया गया, किस पॉलिसी के अगेंस्ट दिया। तो आई थिंक फुली देख लें। मेरा ख्याल है कि एनर्जी के लिहाज से, मैं लास्टली इस पर बात करता हूँ, एनर्जी के लिहाज से ये पॉलिसी अवेलेबल थी 2005 से, फिर थोड़ी सी इम्प्रूव हुई 2013 में। तो जो वेस्ट की तरफ से क्रिटिसिज्म तब आना शुरू हुई जब उन्होंने देखा कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा आ गई एनर्जी सेक्टर में।
वो अवेलेबल था सेक्टर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा से थी, कंज्यूमर मार्केट हमेशा से थी। जो क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ परहैप्स उस वक्त हुआ जब उन्होंने देखा कि चाइनीज आर स्मार्ट, दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी जहां पर वो बिजनेस ला सकते हैं। हमारे लिए उस वक्त एनर्जी की स्केसिटी वाज वन ऑफ द मेजर बॉटलनेक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आई थिंक ये विन विन था बोथ साइड्स के लिए, और बहुत अच्छा एक निगोशिएशन हुई और टर्म्स एंड कंडीशंस। आई थिंक एनर्जी में तो चूंकि पुराने पॉलिसी पे था, लेकिन एज फार एज वो प्रोजेक्ट जिन पे लोन लिया गया, एनर्जी के तो आईपीपी पे है, लेकिन जो लोन लिया गया वो बहुत अच्छा वेल स्कैटर्ड है। अच्छा, मेरा आपसे यही अगला सवाल यही था कि ये ऐसा क्यों मिथ बन गई है पाकिस्तान में कि 73 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सिंस 1947, हमारा अजीबो गरीब किस्म का ये मंजर बन चुका है कि जो पिछली गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करती है, जैसी अगली गवर्नमेंट आती है उस प्रोजेक्ट की पेस स्लो डाउन हो जाती है। जैसे कि पहले, जैसे कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी पेस बहुत तेज थी, यानी कि लाइक अगर हम देखें जो पूरा सिल्क रूट बना था वो बहुत तेजी के साथ डेवलप होना शुरू हुआ और बहुत ज्यादा वहां पे टूरिज्म इंक्रीज हुआ। उस टूरिज्म की वजह से एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई, वहां के इलाके दोबारा से बढ़ने लगे। लेकिन अगेन हमने ये देखा कि इस गवर्नमेंट के अंदर ये सारा का सारा स्ट्रक्चरल निजाम, हर चीज, इसकी पेस बड़ी स्लो डाउन होगी। इसकी क्या वजह थी? नहीं बादशाह साहब, मेरा ये ख्याल है कि ये पेस स्लो डाउन नहीं हुई। मे बी वी आर बीइंग मेड टू बिलीव के पेस स्लो डाउन होगी। देखिए, फॉर एग्जांपल आप पिछले 2 साल में देखें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, तमाम एलिमेंट्स ऑफ योर गवर्नेंस एंड योर स्टेट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो ये नहीं है कि एक एलिमेंट लैग बिहाइंड करेगा तो दूसरा मिलके एक नेशनल कंसेंसस के साथ इसको आगे लेके जा रहा है एट अक्रॉस पॉलिटिकल स्फीयर। तो उस लिहाज से ये जरूर है कि आपके जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उनका एक एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, जिसके अंदर क्लियरली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर स्टैंड आउट करते थे। वेरएज इनसे पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें एनर्जी के इशू को एड्रेस करना उनके मैनिफेस्टो में क्लियरली आउट है। तो इमरान खान साहब ने आके क्लियरली अपनी टीम को ये डायरेक्शन दी कि जो एनर्जी और क्योंकि हमारे पास एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आ गए थे, तो अब फोकस जो है वो लेस डेवलप्ड एरियाज की तरफ लेके जाएं, हेल्थ केयर की तरफ लेके जाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं और ML1 की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ML1 एक लार्ज साइज प्रोजेक्ट था, उसके लिए आपके पास उस तरह फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए। और आजकल जिस तरह इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है कोरोना का, उसमें क्योंकि जो टीम थी है जो इस वक्त, वो क्लियरली समझती है कि एक ML1 प्रोजेक्ट विद इन CPEC, जो कि इन इटसेल्फ एक गेम चेंजर है, उसके लिए गेम चेंजर होगा। और वो आपकी, जब आप देखें अभी आपकी एवरेज स्पीड जो फ्रेट की है वो 45 किलोमीटर पर आ रहा है, और जो पैसेंजर है अबाउट 55-60 है, क्योंकि बढ़ के 120 फॉर फ्रेट और 150 फॉर पैसेंजर हो जाएगी। तो ये एक फिनोमिनल चेंज है, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इवन आर्म फोर्सेस की मूवमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर टूरिज्म के लिए तो है ही है, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कनेक्ट हो रहा है चाइना के साथ, आप फिर आगे उसको अफगानिस्तान से भी लेटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जायदान के साथ आप वेस्टर्न बॉर्डर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट है। और दूसरा ये कि एक प्रोजेक्ट होता है ना सर, इसीलिए उसको लाइफ लाइन कहते हैं, क्योंकि उसकी एक फॉर्म बिगनिंग होती है और एक फॉर्म एंडिंग होती है। तो अगर आप इसको प्रोजेक्ट की फॉर्म में देखें तो प्रोजेक्ट के अंदर कभी एक टेस्ट आता है, फिर इट्स लाइक अ साइनोसॉइडल वेव बेस्ड ऑन फंडिंग, बेस्ड ऑन अदर रीजंस। लेकिन एक लाइफलाइन तो गिवन है ना, आपको ये बता दिया गया कि 2030 में ये प्रोजेक्ट खत्म हो, अनलेस कि इसकी फर्दर एक्सटेंशन ना हो। तो 2013 से शुरू हुआ प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन 2015 में शुरू हुई और 2030 में। तो आई थिंक एक इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत शॉर्टर टाइम।
तो बिजली के तमाम प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। 8 साल ML1 का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जैसे ही शुरू होगा वो खत्म हो जाएगा 8 साल। बाय 2030 आई थिंक हम लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। आप ये देखें ना, अगर आप स्टडी करें पिछले 6 महीने की गवादर की एक्टिविटीज को, सिर्फ बाकी आप साइड पे रख दें, गवादर एक क्लियरली अब एक ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे सामने आ रहा है। आप वहाँ पे जिस किस्म की शिप्स अब आना शुरू हुए, जिस साइज के, जिस वॉल्यूम का ट्रेड, अब वाहन ट्रांजिट ट्रेड वहाँ से शुरू हो गया। ट्रकिंग में मुझे याद है आज से 6 महीने पहले वहाँ पे एक दिन 50 ट्रक्स की रिक्वायरमेंट आई और वहाँ पे फिर हमें कराची से भेजने पड़े एडिशनल ट्रक, कुछ तो थे ना वहाँ। तो और जिस तरह वो शेप अप हो रहा है गवादर, प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी अंडर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, जिसका काम था गवादर के लिए पूरी प्लानिंग करें, और आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं उसका एक पार्ट था इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सम डिस्कशन। तो उस बिल्कुल उसके लिहाज से चल रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके जो मराहत हैं जो गवादर में है वो बिल्कुल इसी तरह है। गवादर की जो ओवरऑल अर्बन प्लानिंग है, अर्बन डिजाइन है, वो पूरा तैयार हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा डिले आ गया मैं मानता हूँ, लेकिन गवादर के एयरपोर्ट पे काम शुरू हो चुका है। ईस्ट वे एक्सप्रेस वे अर्ली नेक्स्ट ईयर 6 लेन हाईवे है जो कि आपकी पोर्ट को कनेक्ट करेगा। बाय 2040 आपका जो पोर्ट का जो आपका MOU है, जो आपका कंसेशन एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक आज आपकी 3 बर्थ्स है और एक कार्गो बर्थ, छोटी बर्थ, आपकी 35 बर्थ्स हो जाएंगी। 14.5 टिल 18 मीटर आपकी डेप्थ हो जाएगी। क्या ये चीजें आम आदमी को या खास आदमी को इम्पैक्ट नहीं करेंगी? करेंगी ना। नहीं, मेरा कतई कलामी माफ, मेरा आपसे सवाल यही था कि मसलन जैसे कि हमने ये देखा कि गवादर की जब बातें शुरू हुई थी, आज से कोई 15 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, मैं 2005 या 6 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त वहां पे प्रॉपर्टी हाइक हुई, फिर अगेन ये चीज सारी बैठ गई। 2008-10 में बिल्कुल मामला खत्म हो गए, वहां पे सारे लोगों ने वहां से बेच बचा के वापस चले गए, नुकसान उठाए, और फिर अगेन दोबारा 2013 और 15 में ये एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट होती है और फिर 3 साल के लिए एक्टिविटी बरकरार रहती है, और फिर 2018 में हर चीज अगेन फिर डाउन होना शुरू जाती है गवादर में, और अभी तक दोबारा प्रॉपर्ली उस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे स्टार्ट नहीं हो सकी। अब कुछ थोड़ी बहुत ही हलचल शुरू हुई है। ये ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर कभी उसमें स्लो डाउन आ रहा है, उसमें पेस सही पकड़ नहीं रहा, इसकी क्या रीजन है? देखिए इसको ना, अगर आप प्रोजेक्ट को, गवादर के प्रोजेक्ट को एक रियल स्टेट एक्सरसाइज के तौर पे देखते हैं ना, तो फिर आपका एक इम्प्रेशन डिफरेंट होगा। क्योंकि रियल स्टेट जब आप काम करते हैं, या मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जमीन इसलिए खरीदूं कि कल को वो महंगी होगी और मैं बेचूंगा, तो फिर आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आइडिया ही खत्म हो जाता है। वेरएज इसका मकसद ये, मैं अभी सिर्फ ग्वादर पे आता हूँ, पहले मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका मकसद ये होता है कि आप वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं और वो इंडस्ट्री डेवलप हो और उससे जॉब क्रिएशन हो और आप भी फायदा उठाएं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। सिमिलरली गवादर को अगर आप इस तरह देखेंगे कि आज प्रॉपर्टी की प्राइसिंग का ऊपर जाना और नीचे जाना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमने स्टडी किया गवादर में, और लाइव हम जा रहे हैं इसको उसी तनाजुर में लिया जाए कि जब डिस्कशन हुई तो वहां पर ये एस्टिमेट किया गया, और ये हमने नहीं किया, इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने किया, कि वहां पे ऑलरेडी 13% प्राइस स्पेकुलेशन है। अब अगर आप एक रियल स्टेट के नजर से देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, बढ़ाई। लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिसने कॉस्ट ऑफ लैंड को इंडस्ट्री में डालना है, तो फिर उसके लिहाज से आई थिंक इम्पैक्ट डिफरेंट होगा ना। सो इसको आप उसी पर्सपेक्टिव में देखें, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द कंट्री। अगर आप इसको देखेंगे यार आज प्लॉट की कीमत ज्यादा हो गई और कल कम हो गई, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप बताएं कि कितने लोगों ने 2018 से प्लॉट बेचे हैं गवादर में? आपको कोई भी नहीं मिलेगा। सो इसको रियल स्टेट की एक्टिविटी ना लें, इसको आप एक प्योर डेवलपमेंट एक्टिविटी लें, अर्बनाइजेशन एक्टिविटी लें, क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्री आती है, तो वहां पे अर्बनाइजेशन भी होती है। आई हैव सीन गवादर चेंजिंग इन last 6 years that I have been
visiting that place. और उससे पहले भी long time back I've been there. तो प्रोफाउंड चेंज है। और अभी जब ईस्ट बे एक्सप्रेसवे बन जाएगा और ये जो ग्वादर एयरपोर्ट और एनर्जी का प्रोजेक्ट, अभी आप कितनी एनर्जी ईरान से लेते हैं ग्वादर के लिए और आप कितनी ग्वादर को देते हैं, ये आप चेक कर लीजिए। जब उधर अपना इंशाल्लाह उसका 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट हो, 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा और 2 साल में, 1 साल 1.5 साल में आ जाएगा, वो अप एंड रनिंग होगा इंशाल्लाह, तो वहां पर आप खुद देख लें कि ऑलरेडी क्या चेंज आ जाएगी आम आदमी की जिंदगी में भी। और तो इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। और आपकी बात मैं एग्री करता हूं कि इस लिहाज से हमें नैरेटिव बिल्डिंग भी स्मार्टली करनी चाहिए, स्मार्ट नरेशन होनी चाहिए इस तमाम एक्सरसाइज। अच्छा, ये एक अगेन ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी समझी जाती है इसको, और ये ज़ाहिर है आप ही इसको ज्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि क्या वाकई ही आइदर वी आर गोइंग फॉर अनदर ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, अगर तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी मतलब की बात काट रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात इस तनाजुर में कर रहा हूं कि जैसे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर भी चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज की अगेन आना शुरू हो गई, चाइनीज लैंग्वेज सेंटर्स खुलना शुरू हो गए, तो क्या आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा भी इम्पैक्ट वाकई ही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पे भी इम्पैक्ट क्रिएट होगा? देखिए, पहली बात ये कि क्या आप चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बने वो इस तरह है कि मैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनता और आप मुझे बार बार आके कहें यार कि प्लीज ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाओ, तो मैं कहूँगा यार बन ही जाता हूँ अगर कुछ और काम नहीं है। पहले तो ये आपने सोचना है एज अ नेशन कि आप चाहते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी बने। जो कौम अपने 5000 साल की हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनी, उसने किसी मुल्क को कॉलोनाइजेशन नहीं किया, उसने वियतनाम पे कब्जा नहीं किया जिसपे उनका क्लेम बनाते हैं हिस्टोरिक एम्परर ची के टाइम से, या उसके जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, हमारे साथ तो नेचुरली नहीं है। तो क्या वो हमारे साथ इस बात पे ताल्लुकात ठीक कर रखेंगे कि खराब करेंगे कि ताकि हमारा एक उनसे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप अब बन रही है। तो आई थिंक ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नैरेटिव है, या इट हैज आउटलिव्ड इट्स लाइफ, ये डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन आप छोड़ दें कि सीपैक है थोड़ी देर के लिए, आप छोड़ दें कि कभी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ठीक है, आपने एज अ नेशन तो नेचुरली ग्रो करना है ना सर, इकोनॉमिक पावर तो बननी है। अगर आप इकोनॉमिक पावर नहीं बनेंगे या इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होंगे, तो फिर ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया बड़े आ जाएंगे। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें। जहां तक चाइनीज का सवाल है, उनका फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है और आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग। जिस कौम ने 5000 साल में किसी मुल्क पे कब्जा नहीं किया, आप देखिए चाइनीज का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चाइनीज को चाइनीज लैंग्वेज में चोंगको कहते हैं, ठीक है जी, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, वो इतने इंट्रोवर्ट हैं कि वो अपने ही चाइना को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड या हेवन ऑन अर्थ समझते हैं, और वो समझते हैं कि यही हम इम्प्रूव कर लें तो काफी, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम इसी चीज को इम्प्रूव कर लेते हैं। इसी तरह यूएसए को मई को कहते हैं, अ ब्यूटीफुल लैंड। तो वो वैसे भी उनसे कंपटीशन नहीं करना चाहते, उनसे इंस्पायर होते हैं इन डेवलपमेंट पैराडाइम में बात कर। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके जहन में इस तरह की बात है। आप पकड़ पकड़ के उनको ये बात कहते रहे तो अलग बात है। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल आया आपके लिए कि ये माहीन सर ने पूछा है। मैं एक सर बात जरूर इस बात में एक और बात करूंगा कि जब क्रॉस कल्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब आपके पास लोग दूसरे मुल्कों से आके प्रोजेक्ट्स करते हैं, या हम भी जब बाहर जाके करते हैं, हम भी तो नौकरियां करते हैं ना बाहर के मुल्कों में, हमारे लोग जाते हैं और रेमिटेंस आती है उनसे। तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कभी कभी इन प्रोजेक्ट्स जहाँ पर कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जहाँ पे प्रेशर होते हैं डिलीवरी के प्रोजेक्ट के, समटाइम्स देयर आर इश्यूज। तो वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप अच्छे हो, आपकी लीडरशिप में एम्पैथी हो, लॉन्ग टर्म विजन हो, तो वो नहीं आते। लीडरशिप में प्रोजेक्ट लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, टीम्स को जिन्होंने हैंडल करना हो। अब देखें ना, चाइनीज यहाँ पर आए हुए हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन है, सिक्योरिटी वाइज उन पे है,
वेरेज उनके मुल्क में ये अब नहीं है, ये चीज पहले होती थी अब नहीं है। तो उस लिहाज से दिस कल्चरल फ्यूजन जो है ये इसको इन इट्स राइट स्पिरिट लेना चाहिए, जो कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं कि उसकी वजह से पेंडेमिक है, अभी बात हो रही है ना इस वक्त ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल। कन्वर्सली बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ह्यूमन हिस्ट्री में इतने लोग पॉवर्टी की लाइन से बाहर नहीं निकले और आज आसूदगी की हालत में रह रहे। सो इट इज हाउ यू लुक एट इट एंड इट इज हाउ यू डिफाइन थिंग्स, आई थिंक। बट आई डू नॉट सी, इन माय ओपिनियन, आई डू नॉट सी एनी ईस्ट इंडिया कंपनी कमिंग फ्रॉम चाइना। ओके, दैट्स सुपर्ब सर। सर, ये एक सवाल आपके लिए आया है कि इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ सीपैक? देखिए, प्रोजेक्ट जो सीपैक के थे जनरली वो अहेड ऑफ स्केड्यूल थे, अबाउट 6 मंथ्स के एडवांस चल रहे थे। उसकी कुछ वजूहत ये भी थी कि नेचुरली चाइनीज, चूंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बात की, एक अपना मुल्क छोड़ के आए होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है वो डे नाइट काम कर रहे होते हैं, और इसी डे नाइट को काम करते हुए वो चाहते हैं कि इसको जल्दी से कर लिया जाए और वापस जा सकें अपने। जहाँ तक कोविड का सवाल है, सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ जगहों पे लॉकडाउन की वजह से जो प्रोजेक्ट्स अर्बन एरियाज में हो रहे हैं उनका उन पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन चूंकि हेड ऑफ स्केड्यूल चल रहे थे तो उस तरह इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आपके जिस तरह आउटस्कर्ट्स में हो रहे हैं या रूरल एरियाज में हो रहे हैं, जिस तरह हवेलियां थाकोट का प्रोजेक्ट है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप अर्बन एरियाज में काम नहीं कर रहे, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आया है। और प्रोजेक्ट्स अपने टाइमलाइन के मुताबिक फिलहाल चल रहे हैं। हाँ, ये अगर एक्सटेंडेड होता है तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आएगा ना, तो आपकी सोशल एस्पेक्ट्स पे आ रहा है, आपकी ओवरऑल वे ऑफ डूइंग थिंग्स पे आ रहा है, न्यू नॉर्मल आपका डिफाइन हो रहा है, तो फिर कुछ कुछ आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। अल्लाह करे कि ये हमारे ये जो पेंडेमिक है ये अगस्त सितंबर तक एड्रेस हो जाए इशू, तो फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, अगर नेक्स्ट ईयर तक कहीं बात चली जाती है, अल्लाह ना करे, तो फिर मे बी इसका हो जाए। आई कांट से इट नाउ, आई डू नॉट सी इट हैपनिंग इफ पेंडेमिक इज एड्रेस्ड बाय अगस्त सितंबर इन पाकिस्तान। ओके सर। अच्छा, आपसे क्योंकि इसका आपका एक मतलब फैक्टर वक्त। होता है कि जब आप एक आपकी साइकिल होती है, वर्क साइकिल, वर्क लाइफ बैलेंस की ना, तो उसमें ये होता है कि ये लोग ये करते थे कि एट अ सर्टेन पीरियड के बाद अपनी जो टीम्स थी उनको वापस चाइना भेज देते थे, एंड देन उनको 1 महीने की छुट्टी दे दी, जिस तरह हम करते हैं हार्ड एरियाज देते हैं फॉर एग्जांपल। अब वो चूंकि ट्रैवल उस तरह नहीं कर सकते, वर्क के बाद आपको यू हैव टू स्टे विद इन योर कन्फाइंड एरियाज, थोड़ा सा उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन इतना नहीं है। चाइनीज आर हार्ड, चाइनीज और पाकिस्तानी भी जो उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो काम कर रहे हैं, आई थिंक आपस में अच्छा उनका है कर रहे हैं। अच्छा सर, आपका क्योंकि वक्त भी बहुत कीमती है, ज्यादा वक्त भी आपका हम नहीं लेंगे, लेकिन मुझे आपसे एक आखिरी दो सवाल पूछने और बड़े जरूरी हैं। जो जी आखिरी सर। दो सवाल में से जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि सीपैक हमारे लिए तो गेम चेंजर साबित हो रहा है, लेकिन क्या दुनिया में ये एक नई कोल्ड वॉर की तरफ इसने एक कदम रखा? क्योंकि जाहिर बात है इसकी वजह से जिस तरीके से बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड चाइना खराब हुए, और उसके बाद जाहिर बात है इस पूरे कॉन्टिनेंट को फर्क होने जा रहा है इसके ऊपर, तो क्या आप ये समझते हैं कि उसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, एक कोल्ड वॉर शुरू होगी? देखिए, ओवरऑल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना वो रीडिफाइन हो रही है, और इस इंटायर एक्सरसाइज में जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है वो एशिया है, ओवरऑल एशिया की मैं बात। और ये बात चाहे वो आसियान से ताल्लुक रखने वाला मुल्क हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो लाओस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, हम हो, ओवरऑल आप रिसर्जेंस ऑफ एशिया देख रहे हैं, और वो जिस स्पीड से हो रही है, थैंक्स टू चाइना, और वो मुल्क जिनका रेलेवेंस है चाइना से,
डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आप ये देखें कि जापान के साथ चाइना का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना है और डेफिसिट किसकी तरफ है। इंडिया के साथ डिस्पाइट कि इस वक्त टेरिटोरियल इश्यूज चल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना है कोविड के होते हुए भी। आसियान मुल्क में अगर मलेशिया को देख लें तो वो कितने चाइनीज टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं ईयरली और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये अब इकोनॉमी और इकोनॉमिक रीजंस विल बी the reasons for conflicts and will be the reasons for nations getting together. इसके नतीजे में और ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में आप देख रहे हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ी। अलायंसेस की मैं बात नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी की बात। और ये रीजनल कनेक्टिविटी जाएगी एशिया तक। आप ये देखेंगे BRI में इटली, जो कि इतना फार अवे, a country that is too far away, is part of BRI। और वहां पे उसके बाद गवर्नमेंट चेंज आई और नई गवर्नमेंट अभी आई तो उसने भी उसको सपोर्ट किया। और अभी कोविड के अंदर चाइना ने उनको सपोर्ट किया इन एड्रेसिंग द इशू और कर रहे हैं आपस में, आई थिंक क्लोजली। सो इस रीजन कुछ और हो सकता है डिस्प्यूट का बिटवीन फोर्थ वर्ल्ड वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर या एनी वर्ल्ड वॉर। मैं उससे ज्यादा कंसर्न हूं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का और उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी करने की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मी। आई एम नॉट अ डिप्लोमेट एंड नाइदर आई एम अ मिलिट्री पर्सन एज ऑफ नाउ। तो उस लिहाज से आई थिंक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट आने वाला है एज अपोज टू थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो ज्यादा जरूरी है एट दिस पॉइंट। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन इम्पैक्ट करेगी और अगर हम इस वक्त उसकी तैयारी नहीं करेंगे और चूंकि कोविड ने हमें बता दिया कि ई कॉमर्स और एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, इन एस्पेक्ट को अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर विल बी लेफ्ट बिहाइंड, जबकि बाकी नेशंस हमसे आगे निकल जाएंगी। सो आई थिंक वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज अपोज टू थर्ड वर्ल्ड वॉर एट दिस टाइम। अच्छा योर बिलीव, चलें लेट्स सी, लेट्स इंशाअल्लाह हम अच्छे की उम्मीद करेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि जो लास्ट आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगेन एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बहुत अरसा चलती रही सी पैक के हवाले से कि सी पैक चाहे बेशक गेम चेंजर था, सारा कुछ था, और सी पैक की वजह से जो वो राउट था उस राउट पे मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो स्टैब्लिश होने थे, लेकिन थर का इलाका जो है उसको जानबूझ के मेंशन नहीं किया गया और उसको दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर के ऊपर उसको डेवलप होने से हम रोकना चाहते थे। नहीं, अगर आप किसी इलाके को डेवलप नहीं होने देना चाहते तो उसका ताल्लुक सीपैक से तो ना रखें ना। हर चीज को तो आप सीपैक में ना घसीटे ना। मैं आप मतलब एक लार्जर डिबेट के तौर पे बात करूं, अगर आपने 70 साल में गवादर डेवलप नहीं किया तो इसमें सीपैक का कसूर तो नहीं है ना। या उस बलूचिस्तान में और केपी में सदर्न एरियाज में अगर डेवलपमेंट है और लेस डेवलप्ड एरियाज है, पीछे है, इंटरनेट नहीं है, इसमें सीपैक का कसूर नहीं है। सीपैक तो ऑप्टिकल फाइबर ला रहा है जो काशगर से पिंडी और नीचे की तरफ जा रहा है। सो आई थिंक थर तो मेरे ख्याल में बाय नेक्स्ट 5 ईयर एनर्जी कैपिटल होगा पाकिस्तान। जिस तरह ब्लॉक 2 में पॉपुलेट हुआ है, ब्लॉक 1 के लिए लाइन लगी हुई है वहां पे एनर्जी प्रोजेक्ट की। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एनर्जी कैपिटल हो जाएगा कोल वाइज और पाकिस्तान में बिजली उससे बहुत सस्ती होगी और होपफुली जिस तरह के अब क्रिटिकल फायर प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न भी उस तरह नहीं आएंगे। आई थिंक जी 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 फरमाइए फरमाइए। जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एरिया को दानिस्ता तौर पे बाहर रखा गया था। ये एक प्लान था जिसके लिए एक नेचुरल, देखिए इन स्पॉट डेवलपमेंट चाइनीज करते रहे ना। चाइना ने पहले ईस्टर्न कोस्ट अपनी डेवलप की और फिर वहां से वेस्टर्न एरिया की तरफ और अब वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आ गए, शिनजियांग की तरफ। और वो भी यही चाहते थे कि पहले आप जो अर्बन एरियाज हैं और उनकी कनेक्टिविटी को इंश्योर करें, रूरल अर्बन सिनर्जी डेवलप करें, आपके नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट नेटवर्क हो। और चाइनीज फ्रेज है बड़ी पुरानी
I think it is as old as Confucius कि if you want to become rich, build roads. तो ये चाइनीज की फिलॉसफी थी कि आप पहले रूरल अर्बन और फार्म टू मार्केट कनेक्टिविटी जनरेट करें, और हम चूंकि कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी बन चुके हैं आपके एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, तो आप काश्मीर के थ्रू हमें प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, केकेएच भी एक्सपैंड हो जाएगा, रेलवे नेटवर्क बन जाएगा। उस चीनी क्यों चाहेंगे कि थर को बाहर रखा जाए, या किसी, या हम लोग क्यों चाहेंगे? आई थिंक थर में तो एनर्जी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे आए, लेकिन नेचुरली ये रोड सब बन जाएंगी इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर जो कॉरिडोर है, जिसमें गवादर से टीआई खान की तरफ आपका नेटवर्क बन रहा है, और अगले 2 साल में वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। यारक का प्रोजेक्ट भी तकरीबन 75% हो गया। तो आपका वो कॉरिडोर, और आप उसको अगर आप लिटरेचर पढ़ लें, अर्बनाइजेशन वर्सेस सिक्योरिटी कंपैरिजन दें, तो आपको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत इम्प्रूव कर जाती है, और आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये होता हुआ। सो आई थिंक द फास्टर वी डेवलप्ड आवर वेस्टर्न कॉरिडोर लाइक ईस्टर्न कॉरिडोर, इंशाल्लाह हो जाएगा, और वो हो रहा है। आई थिंक इन नेक्स्ट 2 ईयर्स आपका वेस्टर्न कॉरिडोर, गवर्नमेंट ने इस दफा भी पैसे रखे हैं, PSDP में ML1 पे भी रखे हैं इंशाल्लाह। आई डू नॉट सी any bottleneck coming in a post-COVID scenario, inshallah. सर थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे पास तशरीफ लाए, एंड रियली इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और मेरा ख्याल है कि लोग जो जितनी ज़्यादा आपने आज कॉन्स्पिरेसीज को सॉल्व आउट किया है, आज से पहले कभी किसी ने इस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एज वी आर पाकिस्तानी एंड वी बिलीव ऑन कॉन्स्पिरेसीज, तो हमारा ज्यादातर जो रद्द-ए-अमल होता है वो कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर चलता है। सर वंस अगेन आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड हाईली। जी जी। कोविड का एक इलाज ये भी है कि आप कॉन्स्पिरेसी से दूर रहें। हाँ, कोविड का तो हल यही है सर कि आपको कॉन्स्पिरेसी जितना हो सके उतना आप दूर रहे इससे। थैंक यू वेरी मच, हाईली ऑनर्ड एंड हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप आज तशरीफ लाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।